प्रधानमंत्री ने इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद किसी सरकार की वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि यह घटना असामान्य है, कुछ लोग जानबूझकर इससे अपना मुंह फेर कर बैठे रहे। 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर के आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये बताएं हमको, वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने की खुली छूट दे रखी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दल पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही सदन से वॉकआउट भी कर गए। विपक्ष के सेक्शन पर पीएम ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हर समय विपक्ष मैदान छोड़कर भाग जाता है, सत्य से मुकाबला करने की उसकी हिम्मत नहीं है। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, पीएम झूठ बोल रहे थे।
जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। संसद में पीएम मोदी के भाषण और विपक्ष के रवैये से आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? आज आवाज अड्डा में इन्हीं संकेतों को खोजने की कोशिश होगी। बड़ी चर्चा करेंगे। ये रण है भीषण। आज का आवाज अड्डा 7:57। चलिए, सियासी खबरों के बाद अब बात शेयर बाजार की। आज के बाजार में बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक्सपायरी का दिन आज निफ्टी बैंक ने बाजार का जोश हाई रखा, तो वहीं लगातार रिकॉर्ड तोड़ हाई बना रहे सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स आज 545 पॉइंट चढ़ा है और 89,987 पर बंद हुआ है और निफ्टी 163 पॉइंट चढ़ा, 24,287 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स का भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, कुछ बातें तो मैंने बताई, लेकिन और बाजार के बड़े हाइलाइट्स आज क्या रहे? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए आज रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना हुआ है और तेजी जो बाजार देख रहा है 80,000 की एक बड़ी तेजी, फास्टेस्ट एवर 10,000 की रैली हमने आज देखी है। और इस तेजी की वजह अलग अलग ड्राइवर्स, पहले बैंक्स में HDFC बैंक, फिर रिलायंस, फिर IT और आज फिर HDFC बैंक वापस रफ्तार में आया, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और उसको साथ दिया। साथ ही साथ बाकी निजी बैंकों ने, फार्मा कंपनियों में जहां पे खरीदारी देखने को मिली, सिलेक्टिव IT में, जिसके दम पर आज इंडेक्स के अंदर एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। और तेज़ी में आज कुछ हद तक पार्टिसिपेशन था PSU का, PSU बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, जिसके दम पर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। साथ साथ मेटल भी कुछ हद तक सपोर्टिव था। थोड़ी बहुत लास्ट आवर बाइंग FMCG में भी आई, जिसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता हुआ मार्केट में हमने देखा। राइट, तो इस शानदार तेजी के दिन में आज स्टॉक्स का क्या हाल रहा सुमित? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाली जाए। सबसे ऊपर नाम आएगा टाटा कंज्यूमर का। लास्ट आवर में एक अच्छी तेजी यहां रही। अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, पूरा अदानी समूह तेजी में था। कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक दोनों में खरीदारी थी। 2-2.5% का उछाल यहां देखने को मिला। आज प्रॉफिट टेकिंग थी IT में, TCS में, टाइटन करीब 1% नीचे, रिलायंस में 1% नीचे, टाटा मोटर करीब आधा % नीचे रहा। मिड कैप में माजगांव डॉक 8.5% की तेजी, BHEL 5% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस 4.5% ऊपर, बंधन बैंक 4.5% तेजी यहां पर देखने को मिली। प्रेस्टी एस्टेट 2% का उछाल यहां रहा। अशोक लेलैंड 2% की तेजी यहां रही। गुजरात गैस, माफ कीजिएगा, प्रेस्टी एस्टेट और अशोक लेलैंड में मिड कैप में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में था। गुजरात गैस 2% नीचे रहा। जी एंटरटेनमेंट 2% नीचे रहा। F&O में सबसे ऊपर नाम था PFC का, साथ साथ REC का, दोनों में रिपोर्ट्स आई, बर्नस्टीन का उसका इम्पैक्ट था। BHEL 5% ऊपर और पिरामल एंटरप्राइजेस 4.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड 2% नीचे, गुजरात गैस 2% नीचे, बलरामपुर चीनी और TCS 1.5% के आसपास की बिकवाली। प्लस प्राइवेट बैंक्स या बैंकिंग में अच्छी खरीदारी थी, तो बंधन बैंक 4.5% ऊपर, फेडरल बैंक 4% ऊपर, IDFC फर्स्ट 2.5% ऊपर और HDFC बैंक 2% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। राइट, तो ये थे आज के बाजार के वो शेयर्स जहां कहीं तो हरा निशान जमकर बोला तो कहीं लाल निशान की निराशा भी रही। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। तो आज का मार्केट अपडेट और थोड़ा एक्सपर्ट्स को भी सुनते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अभी और तेजी की उम्मीद है, ये कहना है डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव का। वहीं बैंकिंग के साथ अजय श्रीवास्तव टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी बोले। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आज की तारीख में रिलेटिवली सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन है इसमें इंडस्ट्री में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, टू व्हीलर स्टॉक, केमिकल, जो भी ले लीजिए इंडस्ट्री को, बैंकिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सबसे कम है। और खासकर उन बैंकों की जिसके अंदर में एम्बेडेड है इंश्योरेंस कंपनीज, AMC, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। नो, अगर आप इनकी जो सम ऑफ पार्ट जिसे कहेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन काफी, मतलब रिलेटिव टू द मार्केट, सारी जितनी बैंकें इंटीग्रेटेड हैं सबकी काफी कम है रिलेटिव टू द मार्केट। बिकॉज एक जो रास्ता खुला है वो है प्राइस इंक्रीज का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था पिछले 5 साल में जियो की एंट्री के ऊपर में, जब एंट्री लेवल प्राइसिंग करके मार्केट को काफी उन्होंने हिलाया था। अब तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि अब वो भी प्राइस जो वॉर थी वो खत्म हो चुकी है। आपके रेट मेरे हिसाब 3 से 5 साल के अंदर में दुगने होने वाले हैं डेटा के और वॉइस के। इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, खर्चा हो चुका है, रिटर्न की बारी है अब। फिर से आज के बाजार की बात करें तो बाजार में आज जो तेजी थी उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा HDFC बैंक का।
ये कहें कि बाजार का बाहुबली अब लौट आया है, ये कहना गलत नहीं होगा। रिटर्न के मामले में भी एचडीएफसी बैंक बाहुबली रहा है। लिस्टिंग के बाद से अब तक की एचडीएफसी बैंक की यात्रा आपको दिखाते हैं। तो एक जबरदस्त रफ्तार के बाद एचडीएफसी बैंक आज बढ़िया तेजी के साथ बना ऑल टाइम हाई, और एक अच्छी तेजी से ना केवल इंडेक्स को दी बल्कि निफ्टी बैंक के अंदर भी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर एचडीएफसी बैंक आज शामिल होता हुआ दिखाई पड़ा और एक साल के बाद ये नए लेवल्स पे आया। रिलायंस और टीसीएस के बाद अब ये देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, करीब 9.5 लाख करोड़ के आसपास के ग्राहक, और जिस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, यानी कि 22 लाख करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स और रफली 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लोन डिसबर्समेंट, इस तरह के बड़े नंबर्स बैंक के साथ ऑलरेडी मौजूद भी हैं। इतना ही नहीं, ये आईपीओ से लेकर अब तक हर साल एवरेज 21-21% के आसपास की सीएजीआर से ग्रो करने वाला एक स्टॉक भी है। और ये जो बैंक के रिटर्न्स की ग्रोथ है वो देखिए, अगर आप नियर टर्म में देखेंगे तो शायद इतना रिटर्न ना आए, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जाएंगे तो इस तरह की सीएजीआर है। 5 साल में 10% की स्टॉक की सीएजीआर, 10 साल में 16% की सीएजीआर, 15 साल में 18% की सीएजीआर और 20 साल में करीब 21% की ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई भी है। इसी तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी है। करीब 10 साल में 22% की प्रॉफिटेबल ग्रोथ और 5 साल में 23% की सीएजीआर से ग्रोथ, 3 साल में 26% की सीएजीआर और टीटीएम भी करीब 40% के आसपास की सीएजीआर से एक बढ़िया ग्रोथ स्टॉक ने रिटर्न्स या प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखने को मिली है। 20 सालों से हर साल मुनाफा है। अगर आप पिछले 12 साल के नंबर या 13 साल के नंबर देखेंगे, हर साल इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और लगातार 2003 से लेकर आज तक एक प्रॉफिटेबल बैंक के तौर पे आप इसे देख रहे हैं। ये मुनाफे का नंबर 2003 में करीब 388 करोड़, 2013 तक आते आते 6800 करोड़, 2023 तक आते आते 46,000 करोड़ और अब करीब 64,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा प्रॉफिट हम देख भी रहे हैं। और ये हर साल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 2019, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार ये बार आप बढ़ता हुआ ही देखेंगे। इनफैक्ट पिछले 12-14 सालों से ये अगर हर साल के प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले साल से बेहतर प्रॉफिट इस साल बैंक ने दिया है। तो इस तरह की बढ़िया रफ्तार के साथ एचडीएफसी बैंक बना अब देश का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी और एक ऑल टाइम हाई स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मसालों में हो रही मिलावट पर एक बड़ा एक्शन लिया है। एफएसआई ने 111 मसाले और उनके उत्पादकों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है और उन्हें तुरंत उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है। एफएसआई ने देश भर में 2200 नमूनों का परीक्षण किया है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। एफएसआई देश भर में 4000 नमूनों का परीक्षण कर रहा है, जिसके और भी लाइसेंस रद्द होने की आशंका है। दरअसल अप्रैल में सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के लोकप्रिय मसाले ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादों पर की बिक्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसमें कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड के मिलावट की आशंका थी। इसके बाद एफएसआई ने देश भर में विभिन्न शहरों में मसालों के नमूने एकत्र करना शुरू किया ताकि उनकी सुरक्षा की जांच की जा सके। कल ब्रिटेन में चुनाव है और सुनक सरकार की किस्मत दांव पर है। कल ही एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और कल ही फाइनल नतीजे भी आ जाएंगे। चुनावी माहौल की ताज़ा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी संजय सूरी से, जो लंदन से रिपोर्ट भेज रहे हैं। यहाँ ब्रिटेन में आम चुनाव का समय आ गया है। मतदान बृहस्पतिवार को होगा, सारा दिन चलेगा। रात के 10 बजे लोकली यानी कि भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह जल्दी करीब 2:30 बजे तक एग्जिट पोल्स का नतीजा सामने होगा और शुक्रवार दिन 12 बजे तक पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। नतीजा क्या होगा लगभग निश्चित है। ओपिनियन पोल्स अनुसार एक साफ संकेत लगातार कि ऋषि सुनक ये इलेक्शन हार रहे हैं, पूरी तरह हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। लेबर पार्टी कंजर्वेटिव से 20 अंक आगे है और साल भर से रही है। सुनक की कैंपेनिंग से कोई अंतर नहीं आया। तो लगता है नए प्रधानमंत्री होंगे कीयर स्टारमर, जो कि एक बहुत ही काबिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। जब से उन्होंने लेबर पार्टी का नेतृत्व संभाला है, पार्टी होश में आई है और पार्टी एकत्रित हुई है और लगता है कि एक बड़ी कन्विंसिंग पार्टी है जो जीत हासिल करेगी। पिछली दफ़ा जब नेतृत्व था वो था जेरेमी कॉर्बिन का, और जो गया इलेक्शन था जिसमें बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव्स को सामने लेके आए और बड़ी मजबूती से जिताया, उसमें जो है जेरेमी कॉर्बिन ने एक रिकॉर्ड
डिफीट, एक रिकॉर्ड हार हासिल की लेबर पार्टी के लिए, और अब लगता है कि कीर स्टारमर लेबर पार्टी के लिए, उसी पार्टी के लिए कुछ ही साल पश्चात एक रिकॉर्ड जीत लेकर आएंगे। सूरजपाल यानी भोले बाबा का नाम नहीं है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस सत्संग के लिए 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेतों में फसलों के बीच छिपाया गया। इस घटना पर एक्शन लेते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया ने अब नई दिल्ली के लिए उड़ान भर ली है। टीम को एयर इंडिया की स्पेशल चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है। कल सुबह टीम इंडिया दिल्ली पहुंच जाएगी। इंडिया के लिए उड़ान भरने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शिवम दुबे सहित कई खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ फोटो भी शेयर किए हैं। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद बारबाडोस का मौसम बिगड़ गया था। एयरपोर्ट बंद होने के कारण टीम इंडिया के साथ ही सपोर्ट स्टाफ और मीडिया कर्मी भी वहां फंस गए थे। सभी की रिटर्न फ्लाइट कैंसिल होने के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था की है, जिससे टीम और अन्य सदस्य वापस आ रहे हैं। यही वो फ्लाइट है एयर इंडिया की, जिससे टीम इंडिया वापस हिंदुस्तान लौट रही है, वो विश्व कप लेकर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए। सिर्फ एक क्लिक पर नई, ताज़ा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।